Good afternoon. Myself Vikas Yadav from Buddha Institute of Pharmacy. आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट कोलिनो रिसेप्टर्स एक्टिवेटिंग एंड कोलिनिस्टरेज इनहिबिटिंग ड्रग्स। जो हमारा आज का टॉपिक है वो कोलिनो रिसेप्टर्स एक्टिवेटिंग and cholinesterase inhibiting drugs। हम लोग पहले देख चुके हैं कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो मेजर न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो क्या है आपका एसिटिलकोलिन, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में प्री गैंग्लियनिक साइट पे मेजर न्यूरोट्रांसमीटर एसिटिलकोलिन, लेकिन पोस्ट गैंग्लियनिक साइट पे आपका कहीं कहीं एसिटिलकोलिन है, ज़्यादा जगहों पे नॉरएड्रेनालिन है और कहीं कहीं डोपामिन भी है। तो अगर हम किसी तरीके से भाई एसिटिलकोलिन क्या काम करता होगा, एसिटिलकोलिन काम यही करता होगा कि कोलिनोरिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर देता होगा। एसिटिलकोलिन क्या काम करता है, कोलिनोरिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर देता है। तो सबसे पहले कोलिनोरिसेप्टर्स में मैंने आपको बताया दो होते हैं, मस्कैरिनिक और निकोटिनिक। अब ये मस्कैरिनिक रिसेप्टर का कॉन्सेप्ट कहां से आता है? ऐसे रिसेप्टर्स दैट एक्टिवेटेड बाय alkaloid muscarine, the receptors which are activated by alkaloid muscarine are known as muscarinic receptors। तो ये देखा गया कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के जो रिसेप्टर्स हैं वो मस्करीन के द्वारा एक्टिवेट हो जा रहे हैं। तो इसीलिए हमने ऐसे इफेक्ट को जो कि मस्करीन एल्कलॉइड के द्वारा एक्टिवेट हो उसे हम नाम देते हैं पैरासिम्पैथोमाइमेटिक इफेक्ट। क्या नाम देते हैं उसे? पैरासिम्पैथोमाइमेटिक इफेक्ट। पैरासिम्पैथोमाइमेटिक इफेक्ट means muscarine are the alkaloid which activate parasympathetic muscarinic receptors and the response are known as parasympathomimetic effect। पैरासिम्पैथोमाइमेटिक इफेक्ट। अब ये जो आपके मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स होते हैं ये सब क्या है? जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स। क्या है ये आपके? जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। तो अब हमें ये देखना है कि ऐसी कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो इन रिसेप्टर्स पे अपना इफेक्ट डालती हैं और क्या इफेक्ट डालती हैं।
उसके पहले एक चीज मैंने आप लोगों को पहले भी पढ़ाया था, एक बार दोबारा रिकॉल कर दे रहा हूं। मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स आपके M1, M2, M3, M4, M5, ये सारे के सारे क्या हैं? मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स। कहाँ मौजूद होंगे? CNS। CNS का जो सेगमेंट है वहां आपके मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। M2 रिसेप्टर्स कहाँ मौजूद होता है? मायोकार्डियम। ये पोस्ट साइनेप्टिक साइट पे, और ये प्री साइनेप्टिक साइट पे। M3 रिसेप्टर्स कहाँ होते हैं? वैस्कुलर, स्मूथ मसल्स, इंडोथीलियम। और M4 कहाँ होते हैं? वेगल, नर्व एंडिंग्स। और ये M5 कहाँ होते हैं? वैस्कुलर स्मूथ मसल। M5 कहाँ होते हैं? वैस्कुलर स्मूथ मसल। तो हमेशा याद रखिए कि आपके जो M1 रिसेप्टर्स हैं वो कहाँ होंगे? CNS, पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन। M2 रिसेप्टर मायोकार्डियम। M3 वैस्कुलर स्मूथ मसल्स एंड इंडोथीलियम। M4 वेगल नर्व एंडिंग। M5 वैस्कुलर स्मूथ मसल एंड इंडोथीलियम। इसके अलावा अब इनका काम क्या होगा? अगर इन सारे रिसेप्टर्स पे मस्कैरिन, अगर इन सारे रिसेप्टर्स पे मस्कैरिन नाम का एल्कलॉइड डाला जाए तो क्या रिस्पांस आएगा? M1 रिसेप्टर्स IP3 ड्रैग पाथवे एक्टिवेशन, इंट्रासेलुलर कैल्शियम आयन का लेवल बढ़ जाएगा। दूसरे में क्या होगा? एड्रेनलिन साइक्लेज इनहिबिट साइक्लिक AMP इनहिबिट। M3 क्या होगा? अगेन वही IP3 डैग एक्टिवेशन, कैल्शियम आयन लेवल बढ़ेगा। M4 एड्रेनलिन साइक्लेज डिक्रीज, साइक्लिक AMP डिक्रीज। M5 IP3 डैग बढ़ेगा, कैल्शियम आयन बढ़ेगा। ये आपका इट मीन्स जब भी M1 रिसेप्टर से आपका लिगेंड सच एज मस्कैरिन बाइंड किया तो क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ IP3 डैग, इंक्रीज्ड इंट्रासेलुलर कैल्शियम आयन। M2 रिसेप्टर पे इनहिबिशन ऑफ एड्रेनल साइक्लेज। M3 में जस्ट लाइक M1 IP3 डैग बढ़ेगा। M4 में जस्ट लाइक M2 साइक्लिक AMP लेवल डाउन जाएगा। M5 में जस्ट लाइक M1। तो हमें ध्यान देना है कि ये M1 रिसेप्टर आपका CNS में
इसके अलावा पोस्ट साइनेप्टिक साइट्स पे M2 रिसेप्टर्स मायोकार्डियम, प्री साइनेप्टिक साइट्स पे मस्केरेनिक M3 रिसेप्टर्स, वेस्कुलर स्मूथ मसल्स एंडोथेलियम, M4 वेगल नर्व एंडिंग एंड M5 वेस्कुलर स्मूथ मसल एंड एंडोथेलियम। अब हम थोड़ा ड्रग्स पे चलेंगे, ऐसी कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो इनको एक्टिवेट करती हैं। तो इसमें है आपका मस्कैरिन एंड पिलोकार्पिन, मस्कैरिन एंड पिलोकार्पिन। मस्कैरिन एंड पिलोकार्पिन ये दो ऐसे अल्कलॉइड हैं जो मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स पे अपना डायरेक्ट इफेक्ट डालते हैं। Muscarine and pilocarpine, these are two alkaloids which put direct effect on muscarinic receptors. Clear? अब हम इसके आगे चलेंगे, निकोटिनिक की बात करते हैं फिर। Nicotinic receptors are further divided into two categories, NN and NM। ये NN रिसेप्टर्स क्या है और ये NM रिसेप्टर्स क्या है। NN रिसेप्टर्स क्या है? NN न्यूरोनल न्यूरोनल, NM न्यूरोमस्कुलर। कहने का मतलब क्या? कहने का मतलब ये कि ऐसे निकोटिनिक रिसेप्टर्स, क्या वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में, क्या वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में, जो प्री गैंग्लियानिक साइट पे मौजूद हैं, that are the type of NN receptors, that are the type of NN receptors। दूसरे क्या हैं? NM receptors। NM receptors are present at neuromuscular junction of skeletal muscles and neuronal junction। ये दोनों एक्टिवेटेड बाई डायरेक्ट एक्शन देता है। कौन कौन सा? निकोटीन और लोबेलिन। निकोटीन and lobeline, these two drugs put direct effect on nicotinic receptors। इसमें होता क्या है? ओपनिंग ऑफ सोडियम पोटेशियम आयन चैनल, that is also called as depolarization, that is also called as depolarization। NM में अगेन वही ओपनिंग ऑफ सोडियम पोटेशियम चैनल, डीपोलराइजेशन। क्लियर? और निकोटीन और लोबेलिन, निकोटीन एंड लोबेलिन put direct effect on these type of receptors।
अब इसमें हम कहेंगे कि मस्कैरिन, पिलोकार्पिन, ये दोनों डायरेक्टली एक्टिंग कोलिनोमाइमेटिक एजेंट, डायरेक्टली एक्टिंग कोलिनोरिसेप्टर स्टिमुलेंट आपके क्या है, मस्कैरिन एंड पिलोकार्पिन। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं निकोटीन एंड लोबेलिन, निकोटीन एंड लोबेलिन बोथ आर डायरेक्टली एक्टिंग nicotinic receptor stimulant, both are directly acting nicotinic receptor stimulant, means muscarine and pilocarpine both are directly acting cholinesterase stimulant and nicotine lobeline both are directly acting nicotinic receptor stimulant. अब हमें ये देखना है कि जो भी डायरेक्टली एक्टिंग, जो भी आपकी डायरेक्टली एक्टिंग कोलिन रिसेप्टर स्टिमुलेंट ड्रग्स हैं, अब हमको ये देखना है कि जो भी आपकी डायरेक्टली एक्टिंग कोलिन रिसेप्टर स्टिमुलेंट ड्रग्स हैं उनका वेरियस ऑर्गन सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले आई, आई में आयरिस, रेडियल मसल्स, सर्कुलर मसल्स और सिलियरी मसल्स। तो पहली चीज ये कि आयरिस की रेडियल मसल्स पे कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स नहीं पाए जाते हैं। वहां पे आयरिस की रेडियल मसल्स पे कौन सा रिसेप्टर होता है, अल्फा 1, विच इज ए टाइप ऑफ एड्रीनर्जिक रिसेप्टर। तो आयरिस रेडियल मसल्स पे नो कोलिनोसेप्टर। सर्कुलर मसल्स पे कौन सा रिसेप्टर पाया जाता है, M3। कौन सा रिसेप्टर, M3। क्या काम करेगा, जब इससे कोई डायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक स्टिमुलेंट आकर के जुड़ेगा तो सिलियरी मसल में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन। क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन। जब इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा तो प्यूपिल का साइज छोटा, रेडियल मसल में कॉन्ट्रैक्शन और प्यूपिल का साइज बड़ा, सिलियरी मसल में कॉन्ट्रैक्शन और प्यूपिल का साइज छोटा। उस घटना को हम क्या नाम देते हैं, मायासिस। क्या नाम देते हैं, मायासिस। साथ ही साथ सिलियरी मसल, यहां भी क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन फॉर नियर विजन। कॉन्ट्रैक्शन फॉर नियर विजन, इट मीन्स आई में iris radial muscle and iris circular muscles along with this and the ciliary muscles. In iris radial muscle, no cholinesterase are present. There are only alpha 1 receptors are present, which is a type of adenoreceptor. In iris circular muscles, M3 type of cholinesterase are present, which is activated by these
directly acting cholinergic stimulant agent, and by the effect of directly acting stimulants, contraction occurs in circular muscles which cause decrease in pupil size. This event is known as miosis. This is known as miosis. Next, on ciliary muscles, effect of directly acting cholinergic stimulant, contraction occurs, which is the regulation function for near vision. अब हम आगे देखेंगे कि हार्ट पे इन एजेंट्स का क्या इफेक्ट पड़ता है। हार्ट पे मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि सिंपैथेटिक सिस्टम का इफेक्ट पड़ेगा तो स्टिमुलेशन, और पैरासिम्पैथेटिक का तो रीएक्टिवेशन। उसमें बीटा 1 बीटा 2 होता है और इस पे आपका M2 रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। SA नोड, एट्रिया, वेंट्रिकल्स और AV नोड। हम जब हार्ट की बात करते हैं तो हम इन 4 चीजों पे हमारा फोकस होगा। सबसे पहला SA नोड, एट्रिया, AV नोड एंड देन वेंट्रिकल्स। तो यहां कौन सा सेक्टर होगा? यहां होंगे M2 सेक्टर्स। कौन से? M2। क्या होगा? जो भी डायरेक्टली एक्टिंग कोलिनोरिसेप्टर स्टिमुलेंट होते हैं उनका इफेक्ट ये होता है ऐसे नोड जो इंपल्स जनरेट करती है उसमें डिक्रीज। ऐसे नोड क्या करेगा? पल्स को जनरेट करेगा। इसमें क्या होता है, जितने भी डायरेक्टली एक्टिंग एजेंट हैं इनकी वजह से थोड़ा पल्स डाउन जाएगा। इसे हम क्या कहेंगे? निगेटिव क्रोनोट्रॉपी। निगेटिव क्रोनोट्रॉपी कहने का मतलब क्या हो गया? डिक्रीज इन हार्ट रेट, दैट इज नोन एज निगेटिव क्रोनोट्रॉपी। एट्रिया में क्या होगा? डिक्रीज इन contractile strength, which is known as negative ionotropy. AV node, delay conduction। इसको हम एक नाम और देते हैं, निगेटिव ड्रोमोट्रॉपी। और वेंट्रिकल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? वेंट्रिकल पे इफेक्ट ये होता है कि स्मॉल डिक्रीज इन कॉन्ट्रेक्टाइल स्ट्रेंथ थोड़ा सा डिक्रीज करती है। इट मीन्स हार्ट में आपका SA नोड है,
हार्ट में आपका एट्रिया है, हार्ट में आपका एवी नोड है और हार्ट में आपका वेंट्रिकल्स है। ऐसे नोड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? ऐसे नोड का जो रेट ऑफ पल्स जनरेशन है वो डाउन जाएगा। उस घटना को हम नाम देते हैं निगेटिव chronotropy. Negative chronotropy means under the influence of cholinerceptor directly acting stimulant, the pulse rate which is generated by SA node get decreased. This is known as negative chronotropy. Then we will discuss about atria, effect on atria. Under the influence of directly acting cholinerceptor stimulant, the contractile strength of atria get decreased. It is known as negative inotropy. Negative inotropy. Then we will discuss about effect on AV node. Under the influence of directly acting cholinerceptor stimulant, the conduction will be delayed on AV node, and this is known as negative dronotropy. Negative dronotropy. And under the influence of directly acting cholinergic stimulant, the ventricle contractile power get decreased. तो ये चार घटनाएं, इसमें हम याद रखेंगे निगेटिव क्रोनोट्रॉपी, निगेटिव आइनोट्रॉपी, निगेटिव ड्रोनोट्रॉपी एंड लास्ट वन इज निगेटिव कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रेंथ में थोड़ा सा डिले, डिक्रीज होना। इसके बाद हम देखते हैं आपका ब्लड वेसल्स पे क्या इफेक्ट आता है। इफेक्ट ऑन ब्लड वेसल्स। ऑन ब्लड वेसल्स। तो सबसे पहले जब हम इफेक्ट ऑफ ब्लड वेसल्स की बात करते हैं तो आर्टरीज पे क्या इफेक्ट है और वेन्स पे क्या इफेक्ट है। आर्टरीज और वेन्स, ये देखा गया है कि जब भी हम डायरेक्टली एक्टिंग कोलिनोरेसेप्टर स्टिमुलेंट का यूज करते हैं तो जो हमारी आर्टरीज हैं वो डायलेट होती हैं। कब? इन लिटिल डोज। इन लिटिल डोज दीज आर डायलेशन। But when we use high dose, in high dose contraction, in high dose narrowing, यानी जैसे आपका पिलोकार्पिन है, मस्करीन है, निकोटीन है, लोबेलिन है, ये सब क्या है? ये सब आपके डायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक स्टिमुलेंट। अगर इनका बहुत कम अमाउंट में यूज करेंगे तो हम देखते हैं कि हमारी आर्टरी और वेन इनमें डायलेशन होता है। लेकिन अगर हम इनका हाई डोज यूज करेंगे तो देखते हैं आर्टरीज और वेन में नैरोइंग, सिकुड़ जाती है इन हाई डोज। अब इसके बाद हम देखते हैं लंग्स पे क्या इफेक्ट आता है। लंग्स पे जब हम लंग्स की बात करते हैं तो एक तो है आपका ब्रोंकियल मसल्स और एक आपका ब्रोंकियल ग्लैंड। तो जो मसल्स होती हैं ब्रोंकियल मसल्स में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन। ब्रोंकियल मसल में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन। और ब्रोंकियल ग्लैंड्स में सिक्रीशन।
मीन्स अगर हम डायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक स्टिमुलेंट एजेंट का यूज करें तो जो हमारी ब्रांचियल मसल्स है वहाँ कॉन्ट्रेक्शन होता है और जो ब्रांचियल ग्लैंड्स हैं वहाँ क्या होता है, सिक्रीशन या स्टिमुलेशन या सिक्रीशन डाल सकते हैं। फिर हम बात करते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, effect of directly acting cholinergic stimulant on gastrointestinal tract। तो जब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की बात करते हैं तो सबसे पहले मोटेलिटी, स्फिंक्टर और सिक्रीशन, इन तीनों पे क्या इफेक्ट आता है। मोटेलिटी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की मोटेलिटी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ डायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक स्टिमुलेटिंग एजेंट इंक्रीज, मोटेलिटी इंक्रीज। sphincter will be relaxed, sphincter will be relaxed under the influence of directly acting cholinergic stimulant agent। secretion, stimulation, secretion, stimulation, secretion बढ़ जाता है अगर हम डायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्टिक एजेंट का यूज करें तो जो सिक्रीशन है वो बढ़ जाएगा, स्फिंक्टर रिलैक्स हो जाएंगे, मोटेलिटी इंक्रीज हो जाएगी। अब हम बात करते हैं यूरिनरी ब्लैडर की। यूरिनरी ब्लैडर में क्या हो गया, यूरिनरी ब्लैडर पे दो इफेक्ट आते हैं। डेट्रूशर मसल्स और दूसरा ट्राइगोन। तो डेट्रूशर मसल्स पे क्या इफेक्ट आएगा, डेट्रूशर मसल्स आपकी कॉन्ट्रैक्ट होंगी और ट्राइगोन और स्फिंक्टर रिलैक्स होंगे। डेट्रूशर मसल contract and trigone will be relaxed, trigone and sphincter will be relaxed, means under the influence of directly acting cholinergic stimulating agent, when we see the effect on gastrointestinal tract, then the motility will be increased, sphincter will be relaxed and the secretion will be stimulated. When we study on urinary bladder, then detrusor muscle will be contract and the trigone and sphincter will be relaxed। तो ये हमारा आज का पूरा टॉपिक है अबाउट डायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक स्टिमुलेटिंग एजेंट। इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में अबाउट वेरियस कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर्स के बारे में। थैंक यू।